हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आज हम बात करेंगे इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसका स्टेटस है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, कौन कौन से एरियाज या फोकस एरियाज को कवर करती है इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ 2021। दोस्तों, किसी भी लेक्चर या किसी भी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे एमपीज ने पार्लियामेंट में पूछा कि जो हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जो 2020 से गवर्नमेंट जिस पे काम कर रही है, अभी तक उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया है। और पिछले कुछ सालों में इंडिया, और इंडिया ही नहीं ग्लोबली, हम ये फिनोमेना देख रहे हैं कि साइबर अटैक्स कहीं ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हाल ही के एग्जांपल्स आप ले लीजिए, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो साइबर वॉरफेयर उसमें एक मेजर कंपोनेंट के रूप में इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। यूएस की अपनी स्पेशलाइज्ड साइबर कमांड है। सिमिलरली चाइना के साइबर अटैक्स के बारे में बार बार न्यूज आर्टिकल्स आप पढ़ते रहे होंगे। तो साइबर स्पेस, साइबर अटैक्स, साइबर सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए, हम सभी के लिए, पूरे कंट्री के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट अब होगा। तो जिस स्ट्रैटेजी को 2020 से फाइन ट्यून किया जा रहा है, उसको क्यों लागू नहीं किया जा रहा है, यह क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट में। क्या है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी? नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को कॉन्सेप्चुलाइज किया गया डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है डीएससीआई, और इनके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। उन्होंने 21 डिफरेंट एरियाज, जिसके थ्रू इंडिया को एक सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड, रेजिलिएंट, वाइब्रेंट साइबर स्पेस मिल सके, उसके लिए 22 पेजेस की एक रिपोर्ट पब्लिश की है। और अगर आप इसके मेन सेक्टर्स देखें कि जिनके ऊपर इंडिया को फोकस करना होगा ताकि हम एक रोबस्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को रोल आउट कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें, और इंडिया को एक सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड, रेजिलिएंट एंड वाइब्रेंट साइबर स्पेस दे सकें, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज इस तरह से हैं। सबसे पहले लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, मतलब जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको हमें डिजिटाइजेशन और तेजी से करना होगा, और हमें फोकस करना होगा जो अर्ली डिजाइन स्टेट है। कोई भी आप पब्लिक सर्विस मान लीजिए करते हैं, मान लीजिए लैंड रिकॉर्ड्स में आप करते हैं, आप मान लीजिए पावर सेक्टर में आप करते हैं, मान लीजिए आप राशन सिस्टम में करते हैं, तो शुरुआत में जब हम उसको डिजिटाइज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस को, तो उसी वक्त हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू कर देना होगा। मतलब जितने भी हमारे डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स हैं, इसके अलावा हमें इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी बिल्ड करनी होगी, जिससे हम असेस कर सकें कि किन किन पब्लिक सर्विस को डिजिटाइज किया जाना है और किस स्टेज पे साइबर सिक्योरिटी को उसका इंटीग्रल पार्ट बनाया जाना है। इसके अलावा हमें फोकस करना होगा इन सभी पब्लिक सर्विसेज में इवैल्यूएशन पे, सर्टिफिकेशन पे, और रेटिंग, जो भी हमारे कोर डिवाइसेस हैं जो इन पब्लिक सर्विसेज में यूज होंगे। मान लीजिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या मान लीजिए राशन शॉप पे जब भी आप राशन लेने जाएंगे अपना थंब इंप्रेशन लगाएंगे, तो ये पूरा जो सिस्टम है इंक्लूडिंग पीओएस मशीन, ऑथेंटिकेशन सर्वर या बीच का कम्युनिकेशन, क्या ये साइबर सिक्योरिटी प्रूफ है या नहीं है। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वल्नरेबिलिटीज का और इंसिडेंट्स का, उसको भी हमें एक प्रॉपर आर्किटेक्चर देना होगा। तो ये रहा हमारा पहला फोकस एरिया, लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। सेकंड फोकस एरिया, सप्लाई चेन की जो सिक्योरिटी है उसे हमें इंश्योर करना होगा। हमें जो हमारी सप्लाई चेन है उसको मॉनिटर करना होगा, उसे मैप करना होगा, खास तौर से आईसीटी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं सप्लाई चेन के थ्रू, क्या वो साइबर सिक्योरिटी प्रूफ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हैक्ड हो, ऐसा तो नहीं बग्ड हो। इसके अलावा जो इंडिया का सेमीकंडक्टर डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं, उनको क्यों ना सिर्फ इंडिया के लिए नहीं ग्लोबली उनको कैपिटलाइज किया जाए एक स्ट्रैटेजिक तरीके से, टैक्टिकल और टेक्निकल लेवल दोनों पे। तीसरा फोकस एरिया होगा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, कि जो हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें।
और इसके लिए रिकमेंडेशन है हमें एक इंटीग्रेटेड सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिक्योरिटी, जिसको स्काडा सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें एंटरप्राइज सिक्योरिटी हो, डिजिटाइजेशन ऑफ डिवाइसेस की मॉनिटरिंग हो, सिक्योरिटी डिवाइसेस का इवैल्यूएशन हो, और एक रिपोजिटरी हम मेंटेन करें ताकि सारी वल्नरेबिलिटीज में लिस्ट आउट होती जाएं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरे स्टेट्स सभी आपस में क्रॉस लर्न उससे कर सकें। इसके अलावा एक एग्रीगेट लेवल सिक्योरिटी बेसलाइन हर पर्टिकुलर सेक्टर, उसके अलावा कैसे उसको आप ट्रैक करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, ये मैकेनिज्म्स भी हमें डेवलप करने होंगे। इसके अलावा हमें ऑडिट पैरामीटर्स को डेवलप करना होगा। इसके अलावा हमें थ्रेट प्रिपेयरनेस को डेवलप करना होगा। हमें साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डेवलप करना होगा कि अगर कोई एंटिटी मान लीजिए साइबर थ्रेट के अंडर आ भी जाती है, डैमेज हो भी जाता है, तो किस तरीके से उस लॉस को मिनिमाइज किया जाए थ्रू साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। यह हमारा तीसरा मेजर फोकस एरिया होगा। पहला होगा लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, दूसरा होगा सप्लाई चेन सिक्योरिटी, तीसरा होगा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, और चौथा होगा जो हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत इंपैक्ट करता है, डिजिटल पेमेंट्स। हमें मैप करने होंगे, मॉडल करने होंगे डिवाइसेस, उसके साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हम डिप्लॉय करते हैं सप्लाई चेन में, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, पेमेंट्स कैसे फ्लो होते हैं, क्या इंटरफेस है, कैसे डेटा एक्सचेंज होता है, और हमें रूटीन थ्रेट मॉडलिंग एक्सरसाइज को कैरी आउट करना होगा ताकि हमें रेगुलरली पता लग सके क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, उनका डिस्क्लोजर, उनकी मैपिंग, उनका रिड्रेसल। इसके अलावा थ्रेट रिसर्च एंड शेयरिंग ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस। इसके अलावा जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनका पता लगाना एक चीज है, उनका डिस्क्लोजर होना, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि सभी हमारे एंटरप्राइजेस को, सेक्टर्स को, एजेंसीज को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके कि ये वल्नरेबिलिटी डिस्कवर की गई है और इसको एड्रेस हमें करना होगा। इसके अलावा जो पांचवा फोकस एरिया होगा वो होगा स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अभी तक जब भी बात होती है साइबर सिक्योरिटी की तो सीधा हम चले जाते हैं सर्च इन। इसका मतलब सिर्फ सेंटर को ही हम रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो हमें अब चेंज करना होगा। मतलब हमें अब स्टेट लेवल पे भी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना होगा। हमें डेडिकेटेड फंड्स एलोकेट करने होंगे स्टेट लेवल पे, और हमें क्रिटिकल स्क्रूटिनी करनी होगी स्टेट्स के जो भी डिजिटाइजेशन प्लान्स हैं उनकी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हैं उनके लिए गाइडलाइंस डेवलप करनी होंगी, ऑपरेशंस हमें करने होंगे, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स भी हमें खड़े करने होंगे। इसके अलावा जो अनदर मेजर फोकस एरिया है वो हमारी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं या एसएमईज हैं, उनके लिए हम सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे, और हमें पॉलिसी इंटरवेंशंस डिवाइस करने पड़ेंगे सिक्योरिटी स्पेस में, जिससे जो साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस है खासतौर से हमारी छोटी कंपनीज के लिए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए, वो मोटिवेट हो सकें। उनके लिए क्या साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या फ्रेमवर्क्स होंगे, क्या आर्किटेक्चर होगा, जिससे वो साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन को अडॉप्ट कर सकें, सब्सिडाइज तरीके से मोटिवेट हो सकें। क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं सिर्फ उन्हीं को साइबर सिक्योरिटी से कवर किया जाए, और हमारी जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं कहीं वो साइबर सिक्योरिटी का जो हमारा फ्रेमवर्क रहेगा उससे बाहर रह जाएं। अगर ऐसा होता है तो टोटली फ्लॉड होगा वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का मॉडल। अब रिपोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी सजेस्ट करती है कि अगर हमें ये साइबर सिक्योरिटी जो अभी हमने 6 या 7 फोकस एरियाज की बात की है, इनको अगर हमें प्रॉपर्ली इंडिया में इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को प्रैक्टिकली लागू करना होगा, जिसमें सबसे पहला हमें स्पेशल बजटरी प्रोविजंस कि अगर पैसा नहीं है जेब में तो बातें कितनी भी कर लें, पेपर में स्ट्रैटेजी कितनी भी डिवाइस कर लें, उसका शायद कोई यूज नहीं होगा। इसलिए कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट रिकमेंडेशंस, और ये रिपोर्ट रेकमेंड करती है कि हमें एनुअल बजट, जो भी हमारा सालाना बजट है, उसमें कम से कम 0.25% जो हमारा जीडीपी होगा, बजट होगा, उसको हमें साइबर सिक्योरिटी को एलोकेट करना होगा, और धीरे धीरे इसे 0.25% से बढ़ा के हमें 1% तक ले जाना होगा। तभी हम साइबर सिक्योरिटी को एक स्ट्रक्चर्ड टाइम बाउंड मैनर में कंट्री वाइड डिफरेंट फोकस एरियाज में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा रिकमेंडेशन यह भी है कि हमें एक सेपरेट मिनिस्ट्री या एजेंसीज अब बनानी होंगी, और जो भी मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज अभी एग्जिस्ट करती हैं उनका जो आईटी या टेक्नोलॉजी का जो बजट है, एक्सपेंडिचर है, उसमें से 15 से 20% हमें सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग से ईएमआर करना होगा। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी सजेस्ट करती है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडिया को एक फंड ऑफ फंड्स, मतलब एक
ओवर आर्किंग फंड हो जो स्मॉल इनिशिएटिव्स को फंड कर सके साइबर सिक्योरिटी स्पेयर में, एरिया में, ताकि सेंट्रल फंडिंग्स हमें मिल सके नेशनल लेवल पे। इसके अलावा सेंट्रल फंडिंग स्टेट्स को अवेलेबल करवानी होंगी ताकि स्टेट्स भी अपनी जो लोकल कैपेबिलिटीज हैं साइबर सिक्योरिटी एरिया में उनको बिल्ड कर सकें टाइम के साथ। इसके अलावा हमें सिक्योरिटी ऑफ डेटा तो मैनेज करना ही करना है। इसके अलावा जो डिस्कवरी है, विजिबिलिटी है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की जो रिस्क हैं उनको भी हमें, उन प्रैक्टिसेस को भी धीरे धीरे डेवलप करना होगा। पहला रिकमेंडेशन हुआ कि बजटरी प्रोविजन एटलीस्ट 0.25% से 1%, हर डिपार्टमेंट का 15 से 20%, फंड्स ऑफ फंड्स सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे फंडिंग अवेलेबिलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, हमें रिसर्च को, इनोवेशन को, स्किल बिल्डिंग को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को और ज्यादा प्रमोट करना होगा। जैसे जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती है कि हमें जो आईसीटी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनके मॉडर्नाइजेशन में, डिजिटाइजेशन में और तेजी लानी होगी। हमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एजेंडा भी सेटअप करना होगा साइबर सिक्योरिटी में। मतलब शॉर्ट टर्म हम क्या अचीव करना चाहते हैं, मीडियम टर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाहते हैं। और यह सभी हमें करना होगा आउटकम बेस्ड प्रोग्राम्स और इन्वेस्टमेंट्स हमें करने होंगे डीप टेक साइबर सिक्योरिटी इनोवेशंस में। एक क्लियर स्ट्रैटेजी, मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी हमें अडॉप्ट करनी होगी। और अगर हमें एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट करना है ताकि वो साइबर सिक्योरिटी पे काम कर सकें, तो रिकमेंडेशन ये भी है कि हम टाइम टू टाइम हैकाथॉन्स, प्रोफेशनल जहां पे हैकर्स आते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, डिवाइसेस को हैक करके दिखाते हैं ताकि हमें उनके बारे में पता लग सके, क्या उसमें कमियां हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, क्रिटिकल गैप्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो हमें हैकाथॉन्स कंडक्ट करनी चाहिए, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स कैरी ऑन करनी चाहिए, हम सिमुलेशंस करनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी पे। और यह हमें करना होगा सिर्फ नेशनल ही नहीं, स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, यू नेवर नो। इसके अलावा हमें एक नेशनल फ्रेमवर्क डेवलप करना होगा। और ये नेशनल फ्रेमवर्क हम डेवलप कर सकते हैं जो एनएसडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस आईएसए का जो इंस्टीट्यूशन है, इसके थ्रू अगर हम एक कोलैबोरेट करके एक फ्रेमवर्क डेवलप कर पाए नेशनल लेवल पे, जिसके थ्रू हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी में प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो इसके थ्रू हमारा लोकल स्किल डेवलपमेंट भी साइबर सिक्योरिटी में बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डीएसआई की यह भी रिकमेंडेशन है कि हमें साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज अलग से क्रिएट करनी चाहिए। जैसे आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस है इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या आईएफएस है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ऐसे ही जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, उससे ही हमें एक साइबर सिक्योरिटी सर्विस डेडिकेटेड हमें डेवलप करनी होगी। और तीसरा रिकमेंडेशन है क्राइसिस मैनेजमेंट को लेके कि हमें क्राइसिस अगर कोई हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। उसके लिए डीएसआई की रिकमेंडेशन है कि हमें साइबर सिक्योरिटी ड्रिल्स कंडक्ट करनी होंगी जिसमें रियल सिचुएशंस को हम सिमुलेट कर सके, रियल लाइफ सिनेरियोज को, उनके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके इंपैक्ट हो सकते हैं, उसको असेस करें, रिस्पॉन्ड करें, ताकि क्रिटिकल सेक्टर्स में ये जो सिमुलेशन एक्सरसाइजेस हैं इनको हम क्रॉस बॉर्डर सिनेरियोज में, हो सकता है साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इंडिया में ही इवॉल्व ना हो सकता है चाइना से, हो सकता है पाकिस्तान से, हो सकता है यूएस से, हो सकता है यूके से, हो सकता है रशिया से हो, यूक्रेन से हो, यू नेवर नो। तो क्रॉस बॉर्डर तरीके से इंट्रा कंट्री, मतलब इंडिया में अगर इवॉल्व होती है, या इंटर कंट्री बेसिस पे भी ये साइबर सिक्योरिटी ड्रिल्स हमें कैरी आउट करनी चाहिए, सिमुलेशंस कैरी आउट करने चाहिए, ताकि क्राइसिस हैंडल करने के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें। सबको पता हो कि अगर कोई क्राइसिस होता है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो किसको कब क्या करना है, क्या रिस्पॉन्स प्लान रहेगा। इसके अलावा डीएसआई की रिकमेंडेशन कि किस तरीके से आप वीकनेस और एक्सप्लॉइटेशन सिस्टम्स में, डिवाइसेस में, सॉफ्टवेयर्स में, इसके बारे में पता लगा पाएंगे। इसके लिए डीएसआई की रिकमेंडेशन है कि जो थ्रेट इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ साथ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में भी शेयर हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे ही हो या सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में ही हो, ये रेगुलरली, क्योंकि अब सभी डिपार्टमेंट आईटी इनेबल्ड होते चले जा रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल लेवल पे भी हमें से पर्कुलेट डाउन करना होगा। और सिर्फ नेशनल पे नहीं, स्टेट लेवल पे भी, और सिर्फ स्टेट पे नहीं, डिपार्टमेंटल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तक, वहां तक भी हमें से ले जाना होगा। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन, साइबर इंश्योरेंस। साइबर इंश्योरेंस अभी एक नया फील्ड है, बहुत ज्यादा रिसर्च इस पे नहीं हुई है, लेकिन बहुत क्लियर है कि नाम आप समझेंगे कि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है
उसके अगेंस्ट किसी भी बिजनेस को, किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को या गवर्नमेंट एजेंसीज को या हमारी पब्लिक सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए या उससे जो डैमेज और रिस्क हो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें इंश्योर करवाना शुरू करना पड़ेगा अपने डिफरेंट एंटिटीज को। और इसलिए डीएसआई की रिकमेंडेशन है कि हमें अलग अलग टाइप के, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, कार इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को इंश्योर करवा लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को इंश्योर करवाते हैं, वॉइस को इंश्योर करवा लेते हैं, तो क्यों ना हम अब इनोवेशन के थ्रू अलग अलग टाइप के साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को इंडिया में स्टार्ट करना शुरू करें, ताकि खास तौर से जो हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमेशा रिस्क में बना रहेगा, एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा हैकर्स का, एटसेट्रा एटसेट्रा का, उनसे रिलेटेड हम जो रिस्क है उनको क्वांटिफाई करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको इंश्योर करवाना शुरू करें। एक और रिकमेंडेशन, साइबर डिप्लोमेसी। साइबर डिप्लोमेसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इंडिया के ग्लोबल रिलेशंस को शेप अप करने में। इसका मतलब अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ नेशनल सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो या कल्चरल रिलेशंस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो, इसके अलावा अगर मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस में भी जो की रीजनल ब्लॉक्स हैं, बिम्स्टेक ले लीजिए, एससीओ ले लीजिए, या आप और भी बहुत सारे सार्क आप ले सकते हैं, हालांकि बहुत डाइसफंक्शनल हो गया है आजकल। इसके अलावा आप बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स या आप अपने जो क्लोज नेबरहुड में जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं, एक्सचेंजेस लॉन्च कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सपोर्ट को आप पूल कर सकते हैं अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ। तो इकोनॉमी के जैसे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, या आप मान लीजिए कोई नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस डील आप साइन करते हैं, या किसी ब्लॉक में आप एंटर करते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेस में भी अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं। तो उससे हमारी साइबर सिक्योरिटी तो डेफिनेटली बूस्टअप होगी ही होगी, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी, फॉरेन अफेयर्स भी हमारे बाकी कंट्रीज के साथ बेटर हो सकते हैं। इसके अलावा इस साइबर डिप्लोमेसी को और अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट को ब्रांड इंडिया को प्रमोट करना होगा एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के रूप में साइबर सिक्योरिटी एरेना में। और जैसे हमारे फॉरेन एनवॉयज होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं, क्यों ना हम साइबर एनवॉयज अब भेजना शुरू कर दें अलग अलग कंट्रीज में, रीजन्स में, एटसेट्रा में, ताकि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक्सपर्टीज है वो बाकी कंट्रीज भी इंडिया के इस ब्रांड को रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। इसके अलावा अगर हमें रोबस्ट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो डीएसआई की रिकमेंडेशन है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूट सर्वर है, प्रोग्राम है इंडिया के एटसेट्रा, उनको आप इंडिया में ही रखें। ऐसा ना हो कि आपका डेटा हो, आपकी इंफॉर्मेशन हो और सर्वर कहीं और बैठा हो, ताकि वहां के लोग उसको आराम से एक्सेस करें, हैक करें, मैनिपुलेट करें, यूज करें, कुछ भी कर सकते हैं, अटैक करें। तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें खासतौर से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रूट सर्वर जो भी है प्रोग्राम्स का जो कंट्रोल करता है, खासतौर से इंडिया की गवर्नेंस को लेके, उसको इंडिया में ही रखना होगा। एक और फोकस एरिया, एक और रिकमेंडेशन, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। हमें, क्योंकि साइबर क्राइम का जो ट्रेंड है सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो अब हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा बर्डन्ड है कि एक रेगुलर नॉर्मल केस को भी डिसाइड करने में 20 साल से ज्यादा लग जाते हैं, साइबर क्राइम के मामले हो सकता है आपकी लाइफ टाइम में तो कभी डिसाइड ही ना हो पाए। तो किस तरीके से हम जुडिशियल इनोवेशंस कर सकते हैं, जुडिशरी को अनबर्डन कर सकते हैं, ऐसे लॉज हम ला सकते हैं जिससे स्पैमिंग और फेक न्यूज एटसेट्रा पे पहले से ही रोक लगा दी जाए। इसके लिए डीएसआई ने कहा है कि हम एक 5 साल का रोड मैप हम चार्ट आउट कर सकते हैं और उसमें कई सारी चीजें फैक्टर इन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बना सकते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड, या जो साइबर क्राइम्स का बैकलॉग है उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं, कोर्ट्स की संख्या बढ़ा के, नंबर्स बढ़ा के, सेंटर्स बढ़ा के। इसके अलावा डिजिटल एविडेंस को अब हम जो सेक्शन 79A है आईटी एक्ट, उसमें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। इसके अलावा डीएसआई का यह भी सजेशन है कि क्यों ना हम एडवांस्ड फॉरेंसिक ट्रेनिंग इंपार्ट करना शुरू कर दें अपनी एजेंसीज के लिए, ब्लॉकचेन में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, ऑटोमेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, या एमएल में। जो लॉ एनफोर्समेंट और बाकी एजेंसीज हैं उनको भी अब पार्टनरशिप करनी होंगी, सिर्फ इंडियन एजेंसीज के साथ नहीं, अब्रॉड में उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल हो सकता है हमारी सीबीआई या ईडी या जो भी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एफबीआई के साथ या बाकी जो एजेंसीज हैं फ्रेंडली कंट्रीज में उनके साथ क्यों ना टाई अप करना शुरू कर दें।
इसके अलावा रिपोर्ट यह भी सजेस्ट करती है कि हमें एक स्पेशल काडा क्रिएट करना होगा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स का, जो स्पेशलाइज्ड होंगे साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने में। अब आप सोच रहे हो कि बहुत मेजर रिकमेंडेशंस, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का होना। अगर आप अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म पालो अल्टो का नेटवर्क्स 2021 की रिपोर्ट देखें तो उनके हिसाब से इंडिया में महाराष्ट्र जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा टारगेटेड स्टेट है इंडिया में। और जितने भी रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं कि हम हैक कर लेंगे, आपके डेटा को चुरा लेंगे, आपको डेटा एक्सेस नहीं करने देंगे अगर आप हमें इतना पैसा नहीं देते तो, वरना आपका सिस्टम लॉक रहेगा। 42% जो रैंसमवेयर के अटैक्स हैं इंडिया में वो सिर्फ महाराष्ट्र में होते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि महाराष्ट्र इज द और बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस बड़े बड़े वहां पर लोकेटेड हैं। रिपोर्ट यह भी सजेस्ट करती है क्योंकि इंडिया में इस तरह के इवेंट्स इकोनॉमिकली ज्यादा प्रॉफिटेबल है हैकर ग्रुप्स के लिए, तो इसलिए वो जो इंडियन फर्म्स हैं जिनको हैक करते हैं, जिनका डेटा चुरा लेते हैं, उनसे फिर रैंसम मांगते हैं। और ये रैंसम कैश में नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर में नहीं, जनरली क्रिप्टो करेंसीज में मांगा जाता है, तभी आपको अपना डेटा वापस मिलेगा। और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा माना जाता है कि 4 में से 1 इंडियन कंपनी 2021 में रैंसमवेयर का शिकार रही, मतलब ऑलमोस्ट 25%। ग्लोबल एवरेज रफली 20-21% है। तो इंडिया में रैंसमवेयर के अटैक्स कहीं ज्यादा देखे चले जा रहे हैं। और इसमें भी जो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज रिलेटेड कंपनी है 26%, कैपिटल गुड्स की कंपनी 14%, पब्लिक सेक्टर 9%। ये सबसे ज्यादा टारगेटेड सेक्टर्स हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी सबसे ज्यादा, कैपिटल गुड्स 14%, थोड़ा कम, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स 9% के आसपास। इसका मतलब ये जो अटैक्स अब लगातार बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हमें अब अर्जेंट नीड है कि हमारी कंट्री को अब अपनी साइबर सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेना होगा, उसको स्ट्रेंथन करना होगा। और अभी जो रिसेंट बजट सेशन रहा पार्लियामेंट का, उसमें कई एमपीज ने क्वेश्चन किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY कि कब सेंटर प्लान कर रहा है इंडिया की नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। सेंटर ने कहा कि अभी हमने कोई फिक्स टाइमलाइन तय नहीं किया है, लेकिन जो ड्राफ्ट हमने डेवलप किया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2021, वो होलिस्टिकली बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज को, खासतौर से जो नेशनल साइबर स्पेस है उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन सबको पूरी तरह कवर करने के लिए प्रिपेयर्ड है। सेंटर ने कहा अभी डेडलाइन हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जल्दी ही हम इस स्ट्रैटेजी को इंडिया में रोल आउट करवाएंगे ताकि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हम प्रोवाइड कर सकें, लागू कर सकें अपनी कंट्री में, इंडिया की साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस को और भी रोबस्ट बनाने में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।